Good morning everyone. Welcome to my channel Dhani Classes. Today in this lecture we have to discuss second part of the socialism in Europe and the Russian Revolution. हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर वो इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट है। उस लेक्चर में क्लियर था कि यूरोप में सोशलिज्म की बिगनिंग कैसे हुई, कितने पॉइंट्स थे, कैसे हम समझ सकते हैं कि यूरोप कॉन्टिनेंट में सोशलिज्म की शुरुआत हुई। वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आज हमारा ये जो वीडियो है ये डिनोट करता है एनसीईआरटी की 9th क्लास के बुक के सेकंड चैप्टर, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप के फर्स्ट पार्ट यानी मेन पार्ट। इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका, मेन पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर की बिगनिंग में दिया हुआ है कि सोशलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद सोशलिज्म की बिगनिंग कहाँ से होती है। तो इसके पहले बुक में पहले एक चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी अगर हम देखें कि यूरोप में सोशलिज्म की समाजवाद की शुरुआत होती है तो वो होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद से यूरोप में यानी वर्ल्ड का जो एक यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन की पहल आ गई, रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। तो कैसे किस तरह से दिया है, मैंने कुछ टॉपिक यहाँ नोट किए, इस टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे कि एज ऑफ सोशल चेंज यानी सोसाइटी में कैसे चेंज आया। सोसाइटी यानी केवल एक फ्रेंच कंट्री की बात नहीं हो रही बल्कि यूरोप कॉन्टिनेंट के हर छोटी छोटी कंट्री, छोटे छोटे एम्पायर की बात हो रही है। तो उसमें वहाँ पर चेंजेस कैसे आया सोसाइटी में, ये इस पर डिस्कस करना है। तो सोसाइटी में चेंजेस आने के साथ साथ क्या हुआ कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर यूरोप की अलग अलग कंट्री के पीपल्स ने अपने राइट्स को समझा। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो करेंट गवर्नमेंट है, करेंट गवर्नमेंट मोनार्किकल गवर्नमेंट थी, जो करेंट गवर्नमेंट है उसके पावर को उतना स्पेशल नहीं दिया जाए। यानी कुल मिलाकर उनके अगेंस्ट, उनके अपने राइट्स को उन्होंने समझना शुरू कर दिया। और इसी कंटिन्यूसली इसी तारतम्य में कह सकते हैं कि जो सोसाइटी थी, सोसाइटी अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग विचारों में बंटने लगी। यानी कहने का मतलब है कि सोसाइटी में जो पीपल्स हैं वो अलग अलग 3 तरह के विचारों में आने लगे। जैसे जिनमें से हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप डिवाइड हुआ था, ग्रुप बना था, उसमें 3 प्रकार के 3 टाइप्स के जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर थे, वो सामने आए। एक थे लिबरल्स, फिर थे सेकंड रेडिकल्स और थर्ड वन थे कंजर्वेटिव्स। मतलब ये कौन थे, क्या थे, एक्चुअल में ये मीनिंग है क्या। तो यहाँ पर जो ये रेडिकल्स और लिबरल्स कंजर्वेटिव्स जो थे उनकी मतलब ओपिनियन के अकॉर्डिंग, उनके विचारों के आधार पर व्यक्ति जो थे वो डिवाइड हो गए, उनका ग्रुप डिवाइडेशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप रेडिकल्स में इन्वॉल्व हो गए। रेडिकल्स में क्यों इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा हमारे विचार ये हैं, तो जो जो उनके विचार को एग्री करते थे वो सब रेडिकल्स में चले गए, जो लिबरल्स के विचार को एग्री करते थे वो लिबरल्स में चले गए, और जो कंजर्वेटिव्स के विचार को एग्री करते थे वो कंजर्वेटिव में चले गए। तो पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट, पूरी सोसाइटी, पूरा एक जो मेजर जो ग्रुप था वो अलग अलग विचार को, अलग अलग फिलॉसफी को लेकर आगे सामने आए। तो अब हम इसमें 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में ये समझेंगे कि ये जो थे क्या एक्चुअल में, लिबरल्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, लिबरल्स के क्या थॉट्स थे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि रेडिकल्स के क्या थे और कंजर्वेटिव्स के क्या थे। तो इनके थॉट्स पढ़ने से पहले मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले कंट्रीज़ में, वहाँ की जो कंट्रीज़ थी वहाँ मोनार्किकल गवर्नमेंट चलती थी। मोनार्किकल गवर्नमेंट इट मीन दैट द डायनेस्टिक रूल, यानी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी जो थी, एक राजा, फिर उसका बेटा जो है वो भी राजा बनेगा। यानी जो प्रिविलेजेस थे वो बर्थ प्रिविलेजेस थे, सारे राइट्स उनको बर्थ से दिए जाते थे। लेकिन चूँकि फ्रेंच सोसाइटी में फ्रेंच जो गवर्नमेंट है मतलब फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ
उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, थर्ड कैटेगरी ने अपना अधिकारों को समझा, रिवोल्ट किया, तो उससे इंस्पिरेशन लेकर ये जो अलग अलग विचार बने थे, जिसमें से लिबरल्स जो थे, लिबरल्स ने अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखे, पहले हम लिबरल्स के बारे में समझेंगे। लिबरल्स क्या चाहने लगे, उन्होंने लिबरल्स का मेन मोटो, मेन पर्पस ये था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कभी भी रिलीजन के बेस पर, पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट शुड ट्रीट इक्वल रिलीजन, इट मतलब ऑल रिलीजन इक्वल, सॉरी, तो ऑल रिलीजन इक्वल मतलब, अब हाँ, हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन रिलीजन है, लेकिन उनके जो क्रिश्चियंस हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड थी, मतलब चर्च के अकॉर्डिंग कैटेगरी डिवाइड थी। जैसे कैथोलिक है, आज भी हम देखते हैं कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऐसे चर्च वाइज डिवाइडेड थे। तो जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जो रिलीजन बेस्ड पर कभी भी गवर्नमेंट को पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। इट मीन दैट कि गवर्नमेंट शुड इक्वल ट्रीट टू द ऑल रिलीजन पर्सन। ये लिबरल्स के थॉट थे फर्स्ट। सेकेंडली, उन्होंने कौन से थॉट की बात कही कि जो लिबरल्स ये थॉट रखते थे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होने चाहिए, मतलब एक प्रकार से डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जो जैसे मान लीजिए किंग अपनी जो भी एक पैनल बनाता है मंत्रियों की, तो वो किंग के डायरेक्शंस में ना बनकर एक इलेक्शन के जरिए वो पैनल बने, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको राइट्स रहेंगे कि वो गवर्नमेंट को कैसे चलाएं। उन्होंने, लिबरल्स ने ऐसे बात कही। लेकिन अब जब हम बात करते हैं इलेक्शन की वहाँ पर, बट उनके जो थॉट्स थे कि जो इलेक्शन, यानी इलेक्शन मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, है ना, वोटिंग राइट्स, यहाँ पर उन्होंने वोटिंग राइट्स में थोड़ा सा डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही है उनके जो लिबरल्स के थॉट्स में। उन्होंने, लिबरल्स ने ये कहा कि जो वोटिंग राइट्स है वो शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्रॉपर्टी ऑनर एंड द ओनली द मेन पर्सन, यानी मेल पर्सन। यानी उन्होंने, उनके जो थोड़ा सा डेमोक्रेसी देखने को मिली क्या, कि मोनार्कल सिस्टम हटा दिया जाए और जो इलेक्टेड फॉर्म में गवर्नमेंट हो। इलेक्टेड फॉर्म में गवर्नमेंट इट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव जो रूल्स रेगुलेशन चला रहे हैं वो इलेक्शन के द्वारा हो। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि जो कहना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको जो इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो केवल प्रॉपर्टी ऑनर होंगे। यानी प्रॉपर्टी ऑनर मतलब ऐसे मेल पर्सन जिनकी अपनी प्रॉपर्टी, केवल उनको वोट राइट्स होना चाहिए, है ना। ओनली द मेल पर्सन हु आर हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टी, दे आर हैविंग द राइट्स टू गिव द वोट एंड इलेक्ट द मेंबर्स, इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा उन्होंने कहा लिबरल्स ने। दूसरी बात, उन्होंने डिनाई किया था विमेंस के राइट्स को। तो इस तरह से जो लिबरल्स थे, लिबरल्स के इस तरह के पावर थे। उन्होंने, हाँ एक चीज़ और मैं भूल रही हूँ, उन्होंने ये कहा था कि इंडिविजुअल के राइट्स को सेफगार्ड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट को शुड टू प्रोटेक्ट द सेफ और द प्रोटेक्ट सेफगार्ड द इंडिविजुअल राइट्स। ऐसी बात कही लिबरल्स ने। ये पॉइंट ऑफ व्यू थे लिबरल्स के। अब बात करेंगे दूसरे ग्रुप के सोसाइटी के, रेडिकल्स। अब रेडिकल्स के दो विचार मेन थे जिसको हम डिस्कस करेंगे। रेडिकल्स ये चाहते थे कि कंट्री की मेजोरिटी पॉपुलेशन, यानी कंट्री की पॉपुलेशन जो मेजर पॉपुलेशन है ना, मेजोरिटी बेस पर वो जो गवर्नमेंट चुनेगी, जिस व्यक्ति को चुनेगी, वो रूल्स रेगुलेशन करेगा। मतलब थोड़ा सा डेमोक्रेसी इनके विचारों में भी आई क्या, कि गवर्नमेंट को अगर इलेक्ट करना है तो मेजर पॉपुलेशन, यानी जितनी पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी जो जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी वो गवर्नमेंट रहेगी। तो ये इनके विचार थे रेडिकल्स के। दूसरी बात, इन्होंने विमेंस के जो मूवमेंट्स थे उसमें कुछ सपोर्ट किया है रेडिकल्स ने। रेडिकल्स के जो थॉट थे उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने विमेंस को सपोर्ट किया। दूसरी बात, उन्होंने एक बात को डिनाई किया था लिबरल्स की, उन्होंने इस बात को डिनाई किया था कि जो प्रिविलेजेस है या जो लैंड ऑनर्स है, प्रिविलेज नहीं कहना चाहिए, लैंड ऑनर्स है या प्रॉपर्टी ऑनर्स है, केवल उनको ना दिया जाए वोटिंग राइट्स। यानी इस चीज़ को उन्होंने डिनाई किया। जो लिबरल्स ने कहा था कि प्रॉपर्टी ऑनर जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है उनको वोटिंग राइट्स होना चाहिए, इन्होंने उठाकर इसको डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट मेजोरिटी पॉपुलेशन बेस पर इलेक्टेड होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन, कॉन्जर्वेटिव्स। कॉन्जर्वेटिव्स तो एकदम अपोजिट थे दोनों से।
कैसे अपोजिट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पास्ट को नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? कि जो पास्ट में चल रहा था, अभी जो चल रहा है, रिवॉल्यूशन ये सब हुए हैं, वो सब नहीं होते अगर पास्ट बेटर होता, है ना। तो उन्होंने कुल मिलाकर बात कही कि जो पास्ट में होता था, मतलब डायनेस्टिक रूल्स, जो बावन फैमिली थी वो रिस्टोर्ड हो जाए, या अदर और भी जो एम्पायर, छोटे छोटे एम्पायर रूल कर रहे थे, डायनेस्टिक रूलर्स, वो अपना जो रूल्स रेगुलेशन कर लें, वो इस चीज़ के फेवर में थे, कंजर्वेटिव। तो इस तरह से क्या हुआ कि सोसाइटी जो थी, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, ये तीनों अलग अलग विचारों के, अलग अलग ओपिनियंस में डिवाइड हो गई सोसाइटी। अब बात करेंगे, आज एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। दूसरा ये था कि सोसाइटी में ऐसे चेंजेस तो आ गया, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे चेंज आया। उसके बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। अब जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, तो उसके साथ साथ ही कैसे सोसाइटी में चेंज आया। तो सीधी सी बात है कि जो इंडस्ट्री का सेटअप एक नए पॉलिटिकल एरा को लेकर आया था। कैसे नए पॉलिटिकल एरा को लेकर आया कि जो मोस्ट ऑफ द पर्सन, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, चिल्ड्रन जितने भी हैं, वो सब इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए उस तरफ मुड़ गए, पहली बात। दूसरी बात कि इंडस्ट्रियल जो वर्क होता था, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते थे और उनको वेजेस कम दी जाती थी। थर्ड वन की अगर फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो उनको उनके प्रॉपर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। बट जो भी जिनकी फैक्ट्री थी, मेन जो लैंड ओनर्स होते थे जिनकी फैक्ट्री थी, वो इस पर फोकस नहीं करते थे। वो केवल क्या करते थे कि फैक्ट्रीज में वर्क होना चाहिए। अब चूंकि व्यक्ति क्या है, इतना पुअर है, तो वो फैक्ट्री में वर्क करने के लिए रेडी रहता था। तो ये एक जो प्रॉब्लम उस समय बनकर आई, जिस पर विचार करना, जिस पर सोचना किसने शुरू कर दिया? लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी ऑनर्स, हाँ एक चीज़ और भी है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती थी, मोस्टली जो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज जो थी, वो प्रॉपर्टी ऑनर के हाथ की थी। मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर है, उसके राइट्स में थी प्रॉपर्टी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो थी उसमें से लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, उनकी इंडस्ट्रीज़ थी। ये मेन बात ये थी कि उनकी इंडस्ट्रीज थी। तो यहाँ पर लिबरल्स और रेडिकल जो है, उन्होंने मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो इसके एम्प्लॉयर थे, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने और भी इंडस्ट्रियल चेंजेस में किस चीज़ की बात कही कि इंडस्ट्री में चेंज होना चाहिए, है ना। मतलब सोसाइटी में काफ़ी कुछ चेंज आना चाहिए। जो वर्किंग आवर्स है, इसमें थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत सोसाइटी से रिलेटेड उन्होंने बात कही। और ये भी सोचा कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, सो वी शुड एजुकेट द पीपल्स। यानी भले ही उन्होंने उनके पर्पज़ से सोचा, मोटिव उनका प्रॉफिट कमाना था, कि व्यक्ति को अगर एजुकेट करेंगे इंडस्ट्री के लिए तो बेनिफिट उनको होगा। लेकिन उस बेनिफिट के पीछे क्या था, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का एक ग्रुप था, उनके एजुकेशन की बात कही थी। तो वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन की बात कही। अब इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि ये जो लिबरल्स और रेडिकल हैं, इन्होंने पूरी कंट्री में मतलब एक वन नेशन की बात की। 1815 एक ईयर था। उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट बनाकर और एक वन नेशंस की बात के बारे में सोचा। यानी एक राष्ट्र होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए, इसके बारे में सोचा। और इसमें जो मेन लीडर सामने आए थे, गौसफ मजीनी, वो आपके 10th क्लास में भी गौसफ मजीनी से रिलेटेड बहुत लॉन्ग लेक्चर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर बेसिक ये था कि जो गौसफ मजीनी और भी ऐसे गैलीवर्दी और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट को वन नेशंस की बात कही। तो आज हमने बेसिक ये इस लेक्चर में 2 पॉइंट पर डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया हो। यदि समझ में आया है सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थर्ड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।